और ताज़ा खबर और तस्वीरें हमें मिल रही हैं उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के नामांकन की। ये देखिए, आप नामांकन करने पहुंचे हैं और उनके साथ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उनकी बगल में बैठे हैं जगदीप धनखड़, और उनके बाईं ओर बैठे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके बाईं ओर गृह मंत्री अमित शाह, और इसके अलावा प्रधानमंत्री के दाहिनी ओर बैठे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नितिन गडकरी बिल्कुल बाईं ओर बैठे हैं और ये वरिष्ठ नेता, ये शीर्ष नेता नामांकन के लिए जगदीप धनखड़ के साथ। प्रस्तावक का निश्चित रूप से प्रधानमंत्री भी होंगे हस्ताक्षर करते हुए। जगदीप धनखड़ वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। जनता दल के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया। पिछले कुछ समय से वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। अपने निर्णयों की वजह से, अपने टिप्पणियों की वजह से वो सुर्खियां बटोरते रहे। ममता बनर्जी की सरकार के साथ जो उनके रिश्ते रहे वो लगातार चर्चा का विषय रहे। झुंझुनू जिले के गांव किठाना के रहने वाले हैं जगदीप धनखड़। करोड़ों रुपए किराया, पहली बार सांसद बने राजस्थान के झुंझुनू जिले से। और देखिए, आप फिलहाल नामांकन कर रहे हैं। जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो कुछ चर्चा भी हो रही है वहां पर। जगदीप धनखड़ का नामांकन इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। ये तस्वीरें लाइव दिल्ली से। और भी आप कुछ मंत्रियों को देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को। ठीक पीछे बैठे हुए अनुप्रिया पटेल दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रस्तावक सांसद हैं। और राज्यपाल का 3 सालों का अनुभव है पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय मंत्री के तौर पर 2 साल का अनुभव है जगदीप धनखड़ का। और राजनीतिक करियर 33 वर्षों का है जगदीप धनखड़ का। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वो हैं और उनका मुकाबला होगा मार्गरेट अल्वा, जो कि विपक्ष की उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद की। 9 साल 48 साल उनका राजनीतिक करियर रहा। राजनीतिक करियर ज़्यादा लंबा रहा है मार्गरेट अल्वा का। 5 साल राज्यपाल के पद पर रही 4 राज्यों में, तो यहाँ भी उनसे ज़्यादा अनुभव। केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा अनुभव, 9 सालों का मार्गरेट अल्वा का अनुभव, और राजनीतिक करियर 48 साल का। तो दोनों ही जो उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ जो इस वक्त नामांकन करने पहुंचे हैं, और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा, इनके करियर से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो दोनों हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो लाइव हैं। कुछ हल्की फुल्की चर्चा जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं जगदीप धनखड़। केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं वो नितिन गडकरी, अमित शाह और नितिन गडकरी दोनों बिल्कुल बाईं ओर बैठे हुए। और यह नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जगदीप धनखड़ जिनका चुना जाना लगभग तय बताया जा रहा है उपराष्ट्रपति पद के लिए, और मुकाबला है उनका मार्गरेट अल्वा से। कांग्रेस की मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, 5 साल तक राज्यपाल रही, 4 राज्यों में राज्यपाल रही। और जगदीप धनखड़ अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं 3 वर्षों से। 2 सालों तक जगदीप धनखड़ केंद्रीय मंत्री रहे और 33 साल का उनका कुल राजनीतिक अनुभव। जब उम्मीदवार उन्हें घोषित किया गया तो प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे एक सामान्य किसान परिवार से निकलकर आज उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं एनडीए के जगदीप धनखड़, और किस तरह का उनका राजनीतिक जीवन रहा है और किस प्रकार का स्वभाव है। झुंझुनू जिले राजस्थान के, पहली बार वहां से वो सांसद बने और 1990 में संसदीय कार्य राज्य मंत्री बने। 1993 में अजमेर के किशनगढ़ से फिर विधायक भी बने, तो सांसद और विधायक दोनों रहे। 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किए गए। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई, इस वक्त अभिवादन कर रहे हैं। और ये देखिए, प्रधानमंत्री ने उनको अभिवादन किया, उन्होंने जवाब में प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। और अंदाज देखिए जगदीप धनखड़ का प्रधानमंत्री को अभिवादन करने का। तो नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जो और नेता खड़े हैं उन सबको अभिवादन प्रस्तुत कर रहे हैं जगदीप धनखड़, और उन सबसे मुखातिब है प्रधानमंत्री भी। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, अपना दल के सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, वो बिल्कुल ठीक पीछे, आप उनको बहुत साफ देख सकते हैं।
और इस नामांकन की प्रक्रिया के संपन्न होने के पश्चात अब वहां से निकलने की तैयारी में तमाम वरिष्ठ नेता। क्या रामदास अठावले भी हैं, देखना होगा। तो धीरे धीरे अब नामांकन कक्ष से बाहर आ रहे हैं सभी नेतागण और तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, जो बहुत ही वरिष्ठ मंत्री प्रधानमंत्री के साथ, वो इस नामांकन के दौरान वहां पर मौजूद रहे। ये देखिए, जगदीप धनखड़ बाहर आने के बाद जो लोग उपस्थित हैं उन सबको अपना अभिवादन प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री लगातार उनके साथ, गृह मंत्री उनके साथ, रक्षा मंत्री उनके साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर और कुछ और केंद्रीय मंत्री और सांसद भी। नामांकन की प्रक्रिया संपन्न, सभी नेतागण अब इसके बाद बाहर निकलते हुए। तीन वर्षों से पश्चिम बंगाल के लगातार राज्यपाल हैं और जैसा टकराव रहा है उनका ममता बनर्जी सरकार के साथ पश्चिम बंगाल में, वो जाहिर है। 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किए गए जगदीप धनखड़ जनता दल के सांसद बने 1989 में पहली बार राजस्थान के झुंझुनू जिले से। जनता दल से अपना राजनीतिक करियर उन्होंने शुरू किया। बाद में संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी बने 1990 में। 93 में अजमेर के किशनगढ़ से विधायक बने। 19 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। तो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स के साथ उन्होंने अपने करियर का आगाज किया और आज वो एनडीए के राष्ट्रपति पद के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। अभी अभी उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। उस वक्त की तस्वीर हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। 3 वर्षों का राज्यपाल का अनुभव उनका पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद पर रहने का। मुकाबिल है वो मार्गरेट अल्वा के, जो कि उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है विपक्ष की, कांग्रेस के लीडर मार्गरेट अल्वा। 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू में उनका जन्म हुआ। गांव किठाना के वो रहने वाले हैं वहां के। झुंझुनू जिले से पहली बार सांसद बने जनता दल के 1989 में और 1990 में संसदीय कार्य राज्य मंत्री बने। फिर विधायक भी बने वो किशनगढ़ से, अजमेर के किशनगढ़ से 1993 में। ये उनका पॉलिटिकल करियर। और 2019 के साल में पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल राज्यपाल नियुक्त किए गए। 18 मई 1951 को जन्म और उसके बाद उनका पॉलिटिकल करियर हमने आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो। प्रधानमंत्री ने जब उनका नाम घोषित किया गया तो उनके किसान परिवार का बैकग्राउंड बताया और उनके स्वभाव के बारे में बताया और ये भी बताया कि लेजिस्लेटिव बिजनेस को वो कितनी बखूबी से समझते हैं। ये देखिए, तुलनात्मक अध्ययन जो दोनों उम्मीदवारों का है करियर का, वो हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। 48 साल का राजनीतिक करियर उनके मुकाबिल खड़ी मार्गरेट अल्वा का। लंबा अनुभव उनका भी, 5 साल तक राज्यपाल रहने का अनुभव। 4 राज्यों में राज्यपाल रही मार्गरेट अल्वा, कांग्रेस के लीडर जो उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। 9 सालों तक केंद्रीय मंत्री भी रहे मार्गरेट अल्वा और कुल 48 साल का करियर। और उनके मुकाबले में जगदीप धनखड़ का 33 साल का राजनीतिक करियर। तुलना दोनों ही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की आपकी स्क्रीन पर बहुत आसानी से समझा जा सकता है दोनों के राजनीतिक करियर को। ये दोनों ही पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवार, एनडीए के और विपक्ष के उम्मीदवार। नामांकन कर दिया है जगदीप धनखड़ ने। प्रस्तावक रहे उनके प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी वहां पर मौजूद भी रहे। नामांकन के दौरान की तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। नामांकन संपन्न जगदीप धनखड़ का। अभी भी वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री इस दौरान वहां पर उपस्थित रहे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दोनों ही उम्मीदवारों के बारे में हमने आपको तमाम जानकारियां दी हैं। और अब आगे बढ़ेंगे लखनऊ से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। आलमबाग बस अड्डे पर मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। स्टेशन इंचार्ज ज्योति अवस्थी हैं जो एक यात्री को अपने अन्य कर्मियों के साथ दौड़ा कर पीट रही हैं। बड़ी खबर, ये देखिए, ये वीडियो वायरल है। स्टेशन इंचार्ज ज्योति अवस्थी क्या कर रही है, ये देखिए। करीब 20 साल से लखनऊ में तैनात है ज्योति अवस्थी। आलमबाग बस अड्डे पर मारपीट का ये वीडियो देखिए। अपने कर्मचारियों के साथ एक यात्री को दौड़ा कर पीट रही हैं ज्योति अवस्थी, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में।
आलमबाग बस स्टेशन लखनऊ का ये वीडियो। हाथापाई करती हुई 20 सालों से वहां पर तैनात है, महिला है और जो यात्री जिससे वो हाथापाई कर रही है पुरुष जान पड़ता है। वीडियो वायरल। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। शैलेश, ये बहुत अजीबोगरीब तस्वीर हमें दिखाई दे रही है। ज्योति अवस्थी जिस व्यक्ति से उलझी हुई हैं वो एक पुरुष यात्री मालूम पड़ता है। शैलेश, बिल्कुल, देखिए ये वीडियो जो है बहुत तेजी के साथ में सोशल मीडिया पे भी इस समय वायरल हो रहा है और ये उसमें फिलहाल देखिए ज्योति अवस्थी से भी हमने बात करने की कोशिश की, अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जो चीजें हैं उसमें ये निकल कर आ रहा है कि ये कोई यात्री था। हालांकि किस वजह से इसको दौड़ा कर पीछा गया ये अभी वजह स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन इनके ऊपर जो है वहां पर जो कर्मचारी यूनियन है उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह के मामले पहले भी हो चुके हैं तमाम चीजों को लेकर, और इस यात्री को वहां पर दौड़ा कर बाकी स्टाफ के साथ पीटा गया। और ये भी वहां पर जो कर्मचारी है उनका कहना है कि करीब 20 साल से ज्योति जो है उनकी लखनऊ में तैनाती है, अधिकारियों के करीब होने का भी वो लोग आरोप लगा रहे हैं। और निश्चित रूप से देखिए जो परिवहन की सेवाएं होती हैं, निश्चित रूप से आम यात्री वहां पर जाता है और उस केस में अगर जो अधिकारी जिनको कहा जाता है हॉस्पिटैलिटी, आप उनका अच्छे से यात्रियों की आवभगत कीजिए, उनको सुविधाएं दीजिए। अगर सुविधाओं के नाम पर देखिए इस तरह की चीजें हुई हैं तो निश्चित रूप से एक ना सिर्फ छवि खराब होगी परिवहन निगम की, बल्कि तमाम तरह के सवाल भी उठेंगे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी। तो ये वीडियो इस समय देखिए तेजी के साथ में सोशल मीडिया पर वायरल है और हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि इससे जो ज्योति अवस्थी जिनका नाम लगातार इसमें आ रहा है उनका क्या कहना है, उनकी जो बातों वो भी हम तक पहुंचाएं, इसका भी हमारा प्रयास जारी है। और ये भी हम जल्द से जल्द बताएंगे कि आखिर क्या वजह रही जो इस तरह एक यात्री को दौड़ा कर पीछा। ठीक है शैलेश, आपका बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बाद शिवपाल यादव जो कुछ कह रहे हैं दिखाते हैं आपको। तो देखिए, मैंने जो सर्वोच्च संवैधानिक जो पद पर आसीन होने जा रहे हैं उनको वोट डालने का काम किया है और हमारी तो देखिए राय है इस पद पर जो भी चुना जाए आम सहमति से होना चाहिए, आम सहमति होना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपने जो पत्र लिखा था वो भाजपा ने लिखवाया था आपसे। देखिए, आप लोगों के द्वारा ही हमें जानकारी मिली थी। नेताजी जब डिफेंस मिनिस्टर थे और जो प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा जी, तो उन्होंने नेताजी पर आरोप लगाया था, आपको पता ही था, आरोप लगाया था ISI के एजेंट, और नेताजी उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे। और नेताजी के बारे में सबको पता है कि जब डिफेंस मिनिस्टर थे, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला करने की कोशिश की थी तो नेताजी ने जवाब दिया था कि अगर युद्ध होगा तो युद्ध फिर हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा, दुश्मन की धरती पर होगा। और फिर जब नेताजी लोकसभा में रहे हों, विपक्ष में भी रहे हों, तब भी नेताजी ने आतंकवादियों के खिलाफ हमेशा उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों से कहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, का आतंकवादियों को ख़त्म करना चाहिए, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। हम पूरी तरह से आतंकवादियों के खिलाफ हैं और हमारा पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन अब ऐसे लोग लेकिन उन्होंने अगर नेताजी पर अगर इस तरीके से तो देखिए जो समाजवादी, कट्टर समाजवादी है, जो नेताजी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। आप ही की तरह कई ऐसे तो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो भाजपा का षड्यंत्र बता रहा है कई विधायक इसी बात को लेकर नाराज भी हैं कि आपके अलावा भी विधायकों ने वोट डाला है, कितने विधायक नाराज हैं। और देखिए जो नेताजी के साथ रहे हैं और नेताजी के विचारधारा के लोग हैं,
अगर नेताजी पर कभी भी इस तरीके का आरोप लगाएगा तो उसको कभी भी वोट नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि संख्या होगी उसको रोक सकता है क्या? जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने अब पर तंज कसा, कहा कि कोई जा रहा है जाए, उनको रोक सकता है क्या? देखिए आप सब लोग जानते हो हम समाजवादी से विधायक हैं, सब लोग जानते हो। और जहाँ पर भी नेताजी पर अगर कोई इस तरीके का ISI का एजेंट बताएगा तो हम लोग समाजवादी जो पक्का समाजवादी पार्टी का होगा तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कभी उस आदमी को समर्थन नहीं कर सकता। कितने लोग होंगे? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी आपका समर्थन ऐसे रहेगा? उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होना है, आज नॉमिनेशन एनडीए की ओर से उम्मीदवार जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे, तो क्या आप उनको भी सपोर्ट करेंगे एनडीए के प्रत्याशी को? अब ये बातें आप छोड़ दो, कल किससे बात उस पर बात। विधायक बता दीजिए कितने विधायक और होंगे? ठीक है कितने विधायक होंगे? देखिए समाजवादी पार्टी का कट्टर होगा, नेताजी के आदर्शों पर करने वाला होगा, वो कभी ISIS नेताजी पर आरोप लगाने वाले को कभी भी समर्थन नहीं करेगा। कल तो बहुत सारी संख्या हो गई थी, कल बहुत लोग नाराज हो गए थे, कल तो बहुत संख्या, तो कुछ लोगों ने संपर्क किया होगा। आप लोगों शिवपाल यादव वोट डालने के बाद ये कह रहे हैं कि जो पक्का समाजवादी होगा वो नेताजी पर आरोप लगाने वालों को कभी वोट नहीं करेगा। वो जाहिर सी बात है यशवंत सिन्हा के उस बयान की बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे तब यशवंत सिन्हा ने उन पर ISI एजेंट होने का आरोप लगाया था और तब मुलायम सिंह यादव ने क्या स्टैंड लिया था। ये बात शिवपाल यादव ने बहुत विस्तार में कही है अभी मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए और कहा है कि नेताजी के खिलाफ बोलने वाले को कभी हमारा समर्थन नहीं होगा, नेताजी पर आरोप लगाने वाले को कभी समर्थन नहीं करेंगे और कोई भी सच्चा समाजवादी ऐसा नहीं करेगा। तो शिवपाल यादव ने यह बड़ा बयान दिया है, लेकिन इससे पहले थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल के लिए क्या कहा था, आपको वो भी दिखा देते हैं। देखिए बीजेपी की स्ट्रेटेजी साफ है, दिल्ली से इशारा हुआ, 2 डिप्टी सीएम ने वही न्यूज़ जो पुरानी थी निकाल करके ट्वीट किया और उसके बाद वो सर्कुलेट की गई। समाजवादी पार्टी और नेताजी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर भाषा क्या रही है वो छिपा नहीं है और नेताजी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जहां लोकतंत्र को बचाने का काम किया। उस समय बताओ भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। अभी चुनाव गुजरा है, चाचा को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी और भारतीय जनता पार्टी की भाषा हमेशा खराब रही है समाजवादियों के प्रति। यशवंत सिन्हा बीजेपी में ही थे और बीजेपी के लोग हमेशा ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं नेताजी के लिए, करते रहे इसके पहले। देखिए ये जो भी देखिए नेताजी के खिलाफ बोलेगा, नेताजी के खिलाफ अगर इस तरीके कोई भी आरोप लगाएगा, जो भी पक्का समाजवादी होगा और नेताजी के आदर्शों पर चलने वाला होगा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम जो भी नेताजी के खिलाफ इस तरीके का आरोप लगाएगा उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में तो उपराष्ट्रपति माना ये जा रहा है कि बहुत सारे समाजवादी पार्टी के हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। क्या कुछ विधायकों से बात हुई है आपकी, क्योंकि आप पुराने विधायक हैं और बहुत विधायक संपर्क में भी आपके होंगे, कुछ बातचीत हो पाई कि कितने लोग क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं आज? देखिए इसका तो मुझे अंदाज नहीं है, लेकिन जो पक्के समाजवादी हैं, नेताजी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, उनसे भी हमारी अपील है वो सब जो नेताजी पर आरोप लगाने वाले को समर्थन न करें। ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन हो गया। शिवपाल यादव है यहाँ पर, जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं बार बार एक ही बात को
कि जो भी पक्का समाजवादी होगा वो नेताजी को कुछ कहने वालों को माफ नहीं करेगा। आगे बढ़ेंगे वाराणसी से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी परिसर को लेकर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दाखिल हुआ है एक और मुकदमा। भगवान अभिमुक्तेश्वर विराजमान के नाम से यह केस फाइल हुआ है और दोपहर 2 बजे सिविल जज सीनियर डिवीजन इसके कोर्ट में यह सुनवाई होगी। इस मुकदमे पर एक और मुकदमा, एक और याचिका अभिमुक्तेश्वर विराजमान की ओर से दाखिल की गई है। सीनियर जज सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दाखिल की गई है यह याचिका। भगवान अभिमुक्तेश्वर विराजमान के नाम से यह अर्जी दाखिल की गई और दोपहर 2 बजे इस याचिका पर सुनवाई होगी। एक बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले से जुड़ा एक और मुकदमा दाखिल, एक और याचिका दाखिल और यह बड़ी अपडेट इस वक्त वाराणसी से हमारे पास। ज्ञानवापी परिसर को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें एक और याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दाखिल। भगवान अभिमुक्तेश्वर विराजमान के नाम से यह अर्जी दाखिल की गई है। यह याचिका भगवान अभिमुक्तेश्वर विराजमान के नाम से दोपहर 2 बजे सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। नीतीश पांडे हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। नीतीश, ये याचिका क्या है? राजेंद्र जी, पहले जो याचिका पड़ी थी जिसकी जिला जज में अदालत में सुनवाई हो रही थी, उससे अलग ये याचिका है और ये याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की थी और इस पर 2 बजे सुनवाई होनी है। और इसमें याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि भगवान अभिमुक्तेश्वर विराजमान इस नाम से ये याचिका फाइल हुई है। लेकिन आपको बता दें कि कहीं न कहीं जो हिंदू पक्ष जो था इसमें दो फाड़ की स्थिति दिखाई दे रही थी और इस याचिका को जो जिस पर सुनवाई 2 बजे होनी है, इसके पीछे भी ये बताया जा रहा है कि विश्व वैदिक सनातन संघ इस याचिका के पीछे है। तो सवाल ये है कि क्या विश्व वैदिक सनातन संघ, जो कि लगातार अपने मुकदमे को कभी सेपरेट करने की बात कहते हैं, कभी कहते हैं कि हम उनसे दूर हैं, और जो हिंदू पक्ष का दूसरा धड़ा है वो ये कहता है कि हमें जितेंद्र सिंह बिसेन से कोई मतलब नहीं, हम 4 लोग अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि इस वाद के दाखिल होने के बाद अगर 2 बजे इस पर सुनवाई होती है और इस पर अगली डेट पड़ती है, या क्या चीजें सामने आती हैं, इस पर जो तथ्य सामने आते हैं उनको सामने आने के बाद आखिर जो अगला कदम है वो क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक का अपडेट आपको बता दूं कि इस पर 2 बजे सुनवाई होनी है। इसके अलावा जिला जज की अदालत में आज जो ज्ञानवापी प्रकरण है उस पर भी सुनवाई होनी है। तो आज जितेंद्र सिंह बिसेन के जो वकील है शिवम गौड़, वो अपने तथ्यों को रखेंगे, अपनी दलीलों को रखेंगे और इस दौरान हिंदू पक्ष का दूसरा धड़ा भी मौजूद रहेगा, इसके साथ मुस्लिम पक्ष भी मौजूद रहेगा। तो 2 बजे का वक्त अहम है और 2 बजे 2 मामलों पर अलग अलग सुनवाई होनी है। जी राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीतीश। तो विश्व वैदिक सनातन संघ इस नई याचिका के पीछे है, जैसा कि अभी रिपोर्ट कर रहे थे नीतीश पांडे हमारे संवाददाता। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।